नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज का मुद्दा बेहद बड़ा है, क्योंकि संसद के मानसून सत्र में सियासत का नया रंग देखने को मिला है। मुद्दा है संसद में चंदा चोरी पर सियासी संग्राम, विपक्ष का नाटक या सरकार से सवाल। संसद परिसर जहां देश के कानून बनते हैं, आज विरोध का अंदाज बदला हुआ नजर आया। विपक्षी सांसदों ने चंदा चोरी के मुद्दे पर एक लघु नाटक के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी की भूमिका में नजर आए। प्रतीकात्मक रूप से चंदा लेने और फिर भागने का दृश्य दिखाया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वहां पहुंचे और प्रतीकात्मक रूप से चंदा दिया। विपक्ष का आरोप है कि अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चंदे को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए। तो वहीं सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह प्रदर्शन जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने की कोशिश है या फिर संसद के बाहर एक नया राजनीतिक हथियार। क्योंकि पिछले कई दिनों से संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कभी नारेबाजी, कभी आरोप प्रत्यारोप और अब विरोध का नाटकीय तरीका। सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की बहस में सवाल होंगे, क्या विपक्ष का यह प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज है या फिर चुनावी राजनीति का नया अंदाज। क्या सरकार को इन आरोपों पर जवाब देना चाहिए और क्या संसद परिसर में इस तरह का विरोध सही परंपरा है। बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राजनीतिक शोर के बीच सियासी ड्रामा भी शुरू हो गया है। आज संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी पर ऐसा प्रदर्शन किया जो अब विवादों में घिर चुका है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष संसद में मार्च की मांग कर रहा है। आज संसद के बाहर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में आए, दान पात्र रखा, जमकर सियासी नौटंकी की। राहुल गांधी ने भी दान पात्र में चढ़ावा चढ़ाया। प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सियासी नाटक के दौरान पप्पू यादव ने रामलला का भी अपमान किया। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूने के चक्कर में रामलला की तस्वीर को जमीन पर उल्टा रख दिया। हर राम भक्त चढ़ावा चोरी मामले में इंसाफ चाहता है, लेकिन राम का ऐसा अपमान करके पप्पू यादव खुद हिंदू धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष के सियासी प्रदर्शन के आगे की तस्वीरें भी देखिए। साधु के भेष में आए पप्पू यादव चंदा बटोरकर भागने लगे और विपक्षी सांसद उनके पीछे पड़ गए। संसद भवन परिसर में अनोखे प्रदर्शन के बाद पप्पू यादव ने क्या कहा, सुनिए। धर लिया भैया, धर लिया। ये कह रहे हैं कि चोर को फांसी का नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष का काम जनता के मुद्दे उठाना है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि विपक्ष प्रभु राम के नाम की आड़ में सियासी रोटियां सेक रहा है। विपक्ष ने इस ड्रामे के चक्कर में रामलला का भी अपमान किया। पप्पू यादव के इस कृत्य से हिंदू धर्म गुरुओं का गुस्सा बढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी के नेतागण तथा कथित अयोध्या के सांसद और तमाम नेता कॉलर पकड़कर संतों के खींच रहे थे भगवा वेश में। ये क्या है भाई? क्या कभी इस्लाम पर मौलाना मौलवी बनकर टोपी लगाकर ऐसे घटना किया था क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र जी के स्वरूप को प्रदर्शित किया, वो असहनीय अक्षम है और निश्चित रूप से इसका आपको दंड मिलेगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी विपक्ष के प्रदर्शन के तरीके और रामलला के अपमान पर कड़ा विरोध जताया। लेकिन अगर साधु का कपड़ा पहनोगे और पेटी भाग भाग के दिखाओगे कि साधु जो है पेटी चुराने वाला है, चंदा चुराने वाला है, साधु चोरी करने वाला है, तो तुम ऐसे सांसद कितने आए और कितने चले गए। तुम इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार संसद में नहीं कर सकते।
तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था। और आप बता रहे तो मैं देखेंगे हम वीडियोस क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। सवाल यही है कि आखिर प्रदर्शन के नाम पर राम का अपमान करना कितना जायज है। अगर विपक्ष चढ़ावा चोरी पर वाकई गंभीर और दुखी है, तो फिर इस तरह का नाटक कर रामलला की तस्वीर को गिराने का पाप क्यों कर रहा है? तो संसद परिसर में विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन आज देखने को मिला। संसद में सियासत का नया ड्रामा, चंदा चोरी मुद्दे पर लघु नाटक किया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र में पुजारी बने और चंदा चोरी का दृश्य दिखाया। राहुल गांधी ने प्रतीकात्मक चंदा दिया और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी भी लगातार तेज हो गई है। विपक्ष ने नारे लगाए कि चंदा चोर गद्दी छोड़। राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर फिलहाल सियासत लगातार गर्माती जा रही है और बयानबाजी का दौर भी फिलहाल तेज हो चुका है। सपा सांसद भी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। विपक्ष ने नारेबाजी की जगह नाटक का सहारा लिया। तो आज जो भी देखने को मिला, एक नाटक के जरिए चंदा चोरी का दृश्य विपक्ष के द्वारा दर्शाया गया और अब साधु संतों की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी विपक्ष पर पलटवार किए जा रहे हैं और साधु संतों का अपमान करने का आरोप भी विपक्ष पर फिलहाल लगाया जा रहा है। तो वहीं सपा से सांसद अवधेश प्रसाद भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए और दान पेटी को सर पर रखकर उन्होंने प्रदर्शन किया। तो वहीं डिंपल यादव की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि लोगों तक बात पहुंचे। तो राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर सियासत लगातार तेज हो गई है और पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। संसद में गतिरोध भी लगातार जारी है और विपक्ष ने नारेबाजी की जगह नाटक का सहारा लिया है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, सभी की राय जानेंगे और क्या कुछ निचोड़ इस पूरे मामले का निकलेगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। संसद परिसर में विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद सियासी माहौल फिलहाल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। साधु संतों की तरफ से भी विपक्ष पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी विपक्ष को फिलहाल घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष चर्चा करने की बात कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह से चर्चा करने की मांग विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है और सरकार की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। जेपी नड्डा की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए गए कि विपक्ष खुद नहीं चाहता कि चर्चा हो। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, कांग्रेस से ब्रजेश यादव जी, समाजवादी पार्टी से यश भारती जी और वरिष्ठ सहयोगी आलोक गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक गुप्ता जी, मैं आपसे ही पूरा मामला समझने की कोशिश करूंगा। आखिर इस तरह का प्रदर्शन करके क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, और इस तरह का प्रदर्शन कितना जायज है? देखिए पुष्पेंद्र जी, आज संसद सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पूरे हंगामे के बीच में ही रही है। हालांकि इस बीच में जो जेएनजी की मांग थी, छात्रों की मांग थी परीक्षा लीक को लेकर, उसमें भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो गया और उसके बाद भी लगातार विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा रहा कि सदन में चर्चा की मांग की जाती रही। इस बीच में आज हंगामे के बीच में ही केंद्र सरकार ने नकल को लेकर जो शिक्षा बिल है उसको दोनों सदनों से पास करा लिया है। और आज जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने
चंदा मांगने का एक प्रतीकात्मक प्रयास किया है, प्रतीकात्मक तरीके से अपनी बात रखी है। और उससे पहले 2 दिन पहले भी संसद में इसी तरीके से दानपत्र के साथ में डिम्पल यादव जो सपा की नेत्री है, बड़ी नेता है, अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने भी इस तरीके से दानपत्र को लेकर वो सदन में थी। आज पप्पू यादव ने भी इस तरीके से एक प्रतीकात्मक तौर पर मंत्री मुद्दे को लेकर अपना एक प्रदर्शन किया। इसको प्रदर्शन ही कहा जा सकता है सीधे तौर पर। और पूरे सप्ताह का घटनाक्रम अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी भी नकल के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपील की। जंतर मंतर से धरना प्रदर्शन भी समाप्त हुआ, लेकिन सदन में हंगामा अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी अपील की है कि वो दोनों सदनों में चूंकि पास हो चुका है और आज चूंकि गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे, तो इस मुद्दे को भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से उठाया गया है। अब देखना ये होगा कि सोमवार को जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तब किस तरीके का रवैया विपक्ष का रहता है। नहीं, बिल्कुल। और एक बात और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी चंदा चोरी के मामले में एसआईटी जांच कर रही है और जिस तरीके से प्रतीकात्मक दृश्य करके दिखाया, एक साधु की वेशभूषा में जो दिखाया जा रहा है कि चोरी की है, चंदा चोरी किया है, तो क्या इससे विपक्ष पर सवाल खड़े नहीं होते कि अभी तो स्थिति साफ ही नहीं है, तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि चोरी हुई है? नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, मंदिर में चोरी हुई है, एसआईटी जांच कर रही है, 8 आरोपी पकड़े गए हैं, कई लोगों के इस्तीफे हुए हैं। पुलिस ने जो चंदा जिन्होंने चोरी किया है, जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, उनके घर से रुपए भी बरामद किए, आभूषण भी बरामद किए, उनकी संपत्ति का भी पता लगाने का काम पुलिस कर रही है। और कहीं ना कहीं चूंकि अयोध्या का मुद्दा एक आस्था का मुद्दा है और सत्ता पक्ष यह नहीं चाहता है कि इस मुद्दे पर विपक्ष को बहुत ज्यादा कोई करने का मौका मिले, बहुत ज्यादा बयान देने का मौका मिले। इस लिहाज से भी सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है, कितनी कार्रवाई करनी है, कैसे होनी है, और इसमें भी कोई किसी को दिक्कत ना हो, कोई आरोप ना लगे, इन सारी चीजों को भी ध्यान में राज्य सरकार रख रही है। लेकिन चूंकि मुद्दा इतना बड़ा है, आस्था से जुड़ा हुआ, और विपक्ष को भी बैठे बैठाए एक मुद्दा मिला है अयोध्या में, जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला सामने आया। शुरुआती दौर में जिस तरीके से चंपक राय के जो बयान आए हैं कि उन्होंने खुद प्रयास किया, खुद अपने स्तर से जो चंदे की चोरी हुई उसको बरामद करने का प्रयास किया गया, बरामद करने में उनको सफलता भी मिली। लेकिन यह बात जिस तरीके से उस अयोध्या के मंदिर परिसर से निकलकर दूसरे लोगों तक पहुंची, सरकार तक पहुंची, विपक्ष तक पहुंची, उसके बाद से इसको लेकर हो हंगामा अभी भी चल रहा है। और सरकार का तो प्रयास ये रहेगा ही रहेगा कि इस मामले को जल्दी से जल्दी शांत किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन विपक्ष को भी चूंकि राजनीति करनी है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी लगातार पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों के दौरे किए, 15,000 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया। मोदी जो पार्लियामेंट में जो चल रहा है स्पीच में मुख्यमंत्री बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। पार्टी रही है, बिल्कुल ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। रोहित सक्सेना जी, आज जो देखा और उससे जो विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है इस मुद्दे पर, सरकार कब तक अपनी तरफ से पारदर्शिता रखेगी? रोहित सक्सेना जी। हर हर महादेव, वंदे मातरम। देखिए, जो कृत्य राम मंदिर में हुआ, यदि आप मेरी किसी भी डिबेट को देखें, ये बात सच है, इससे जितने भी सनातनी है बहुत आहत है। कोई भी जो है वो बिल्कुल आहत है और इस तरह का विषय नहीं होना चाहिए। संसद की एक गरिमा होती है, संसद में आप चीजों को उठाएं, उनका नोटिफिकेशन दें, उन पर चर्चा होती, वो अलग बात होती। आज जो किया गया वो सीधे तौर पे धार्मिक आस्था को आहत करने के लिए से किया गया। आप साधु के वेश में गए, कहना क्या चाहते हैं, साधु पैसे लेके भाग गए। जिस तरह से वो भाग रहे थे, जिस तरह से रामलला की मूर्ति को पैरों के पास रखा गया, क्या ये शोभनीय है? देखिए, राजनीति का विषय नहीं, फिर इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि ये राजनीति के विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं आस्था के तौर पे कह रहा हूं। हम लोग को जब कोई नॉर्मल खाने की चीज मिलती है और गिर जाती है, हम कभी नहीं उठाते हैं।
और हमें से लगता है सब प्रैक्टिस में है। लेकिन अगर प्रसाद में मिली हुई एक लाई का दाना भी नीचे गिर जाता है तो हम उसे तुरंत उठा के माथे लगा करके खा लेते हैं, क्योंकि प्रसाद के तौर पे मांगते, आस्था के लिए मांगते। जिस तरह से साधु के वेश, आप इसको किसी और तरह से कर सकते थे अगर आपको ड्रामेबाजी करनी थी, लेकिन साधु का वेश धर के दान पात्र में राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि वो दान डालने गए और वो लेके चले गए, एक को पैसे दिए थे। विषय फिर ये नहीं है, मैं देखिए विषयांतर नहीं करूंगा, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो आप बात नहीं उठा सकते। गलत हुआ है, आप विपक्ष हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं, आपको संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वहां ड्रामा करके, साधुओं का अपमान करके, सनातन का अपमान करके, मुझे बताइए अजमेर शरीफ में घोटाले का आरोप हुआ ना, कर्नाटक में दरगाह में घोटाले का आरोप हुआ ना, है हैसियत बन के मौलवी कर पाए? क्योंकि वहां तो नारा है सरतन से जुदा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सनातन लिबरल है। तभी रामचरितमानस की आप प्रति भी फाड़ देंगे, हाँ, आप देवियों के, देवी देवताओं के लिए अपमानित शब्द बोल देंगे, सनातन धर्म को बीमारियों से तुलना करने लग जाएंगे। क्या सनातन को लक्ष्य? और राहुल गांधी जी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अल्पसंख्यक की बात नहीं करेंगे, हम कैटेगराइज मुसलमानों की बात करेंगे। धर्म आप ला रहे हैं, सनातन को चोट आप पहुंचा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं? कि हिंदू भी इस तरह के नारे लेकर के आए, सनातनी भी इस तरह के नारे लेकर के आए, जिसके डर से आप इस तरह के कुकृत्य ना कर पाए? गलत बात। देखिए मैं फिर कर, राम मंदिर में जो हुआ, बिल्कुल 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 सही बात है सर। जवाब ले लेता हूं मैं। विपक्ष से भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से यश भारती जी और कांग्रेस से ब्रजेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं। यश भारती जी, चंदा चोरी पर सरकार का विरोध या साधु संतों का अपमान? क्या कहेंगे यश भारती जी? पुष्पेंद्र जी, जब भारतीय जनता पार्टी को बचाव के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो प्रभु राम का अपमान, साधु संतों का अपमान, लेकिन चोरी करने से किसी का अपमान नहीं। उसमें बचाव कर रहे हैं। अजमेर शरीफ पहुंच गए, दुनिया भर की बातें करने लगे बचाव के लिए। चोर को चोर कहने की हिम्मत नहीं कर। ठीक है, ये उनका बेचारापन है, लाचारगी है, बचाव में कुछ भी करेंगे। अब पप्पू यादव राम रहीम बन के बलात्कारी बनते तो इनको अच्छा लगता कि हाँ भैया ठीक है, जिनको ये बार बार पैरोल लेकर के अपना प्रचार करवाते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं, उनके भक्त बन के काम करते हैं। ऐसे बलात्कारी और उनको फिर साधु संत कहें, इन्हें अच्छा लगता होगा कि ये उनकी स्ट्रेटेजी है, ये उनको शोभा देता है। जो इनको वोट दिलाएगा वो ठीक है। नहीं तो शंकराचार्य जी से भी पूछ लेंगे सरकारी दस्तावेज आदेश जारी करके कि बताइए आप बड़े साधु हैं, छोटे साधु हैं, शंकराचार्य हैं या नहीं है। ये तो इनका सनातन की परिभाषा है। हमारे पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, चंद पंक्तियां उन्होंने कही हैं। सारी धरा राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में बसे हुए विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, वसुधरा कुटुंबकम के समान देखते रहे जो, ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पाली। ये प्रभु राम के नाम पे केवल जहर फैलाना चाहते हैं और समाज में दूरियां बांटना चाहते हैं, मूल मुद्दे से भटकना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। ना मंदिर में किसी की आस्था कम है, ना प्रभु राम में किसी की आस्था कम है। आस्था और विश्वास कम हुआ तो भाजपाइयों पे कम हुआ, भाजपा की सरकार पे कम हुआ, ये उसकी घबराहट और बड़बड़ाहट। नहीं यश भारती जी, सवाल ये भी है कि आखिर विपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? जो सवाल सदन के भीतर उठाने चाहिए आप बाहर क्यों उठा रहे हैं, बाहर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? पुष्पेंद्र जी मैं सुन नहीं पाया, आपकी आवाज कट गई। हाँ यश भारती जी, मेरा सवाल यह है कि जो मुद्दे आपको सदन के भीतर उठाने चाहिए, जिन पर चर्चा करनी चाहिए, बाहर प्रदर्शन करके क्या कुछ हासिल हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल किया पुष्पेंद्र जी आपने। जो ओम बिरला जी कपड़ों पे आपत्ति लगाते हो कि राहुल गांधी पैंट और टी शर्ट पहन के क्यों जाते हैं, आज पप्पू यादव भगवा पे उन्होंने आपत्ति लगा दी। जो भारतीय जनता पार्टी भगवा संस्कृति की बात करती है कि ये भगवा कपड़े पहन के सदन में क्यों आ गए, आपको लगता है कि ये इस तरीके से विरोधास्पद जो ये काम किया गया उसकी स्वीकृति दे देते वो, उसको मान जाते हो? देखिए विरोध है, विरोध किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनको कर्मियों के कर्म ऐसे हैं।
ये बचाव कर रहे हैं। चप्पल चोरों को पकड़ के कह रहे हैं कि हमने प्रभु राम के चरणों से चोरी करने वालों को पकड़ लिया है, चढ़ावा चोरी वाले करने वालों को पकड़ लिया है। तो जो बचाने वाला है, मैं जितना कानून को जानता हूं, मुझे लग रहा है पुष्पेंद्र भाई आप भी भली भांति कानून को जानते होंगे। चोर चोरी करता है और जिसको चोरी का सामान बेचता है या जिसके घर में चोरी का सामान रखता है या जिस गाड़ी को उपयोग करता है चोरी में, ये सब आपराधिक श्रेणी में आते हैं या नहीं आते, या उस चोर को बचाने वाले को भी उसी आपराधिक श्रेणी में रखा जाता है कि नहीं रखा जाता। तो ये जो चढ़ावा चोर को बचाने वाले लोग हैं, 1600 कैमरों की निगरानी करने वाले को जिसने बचाया, जो सिक्योरिटी लैब को जिसको जिन्होंने बचाया, एसबीआई के कर्मियों को जिन्होंने बचाया, और भी तमाम जो बचाया। और जैसी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, अगले दिन क्लीन चिट देने वाले चंपत राय, कुछ हुआ ही नहीं। चंपत राय को क्लीन चिट देने वाले और लोग, और चंपत राय को नहीं, बिल्कुल यश भारती जी, मैं वही बात बोल रहा हूं। जैसा आज डिंपल यादव जी ने कहा कि प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि देश के लोगों तक ये बात पहुंचे, लेकिन लोग तो सदन की कार्यवाही भी देखते हैं, वहां से भी आवाज पहुंच सकती है। और आखिर क्यों? क्योंकि जेपी नड्डा जी का कल बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जानबूझकर कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश करने से लगा हुआ। अगर सरकार चर्चा करने पे तैयार है तो बिना चर्चा के ये जो बिल पारी हो जाते हैं, ये कौन सी नई बात है? बिना चर्चा की इसको क्या कहते हैं? और उसके बाद जो पहले से कानून बने हैं, ना आप किसी को सजा दिला पा रहे हैं, ना गवाही दिला पा रहे हैं, ये नौटंकी करके 24 में भी कानून बनाया आपने, फिर आपने कानून बनाया, कानून पे कानून बना लेंगे, लेकिन बचाने का काम तो आप ही करेंगे। क्या भूल गए आपके सीएम से मिलने के बाद, योगी आदित्यनाथ से बाद कुलदीप सेंगर कैसे मीडिया से हाथ हिलाते हुए मिल रहे थे, हेलो बाय बाय ऑल इज वेल। और सजा मिलने के बाद सरकारी विज्ञापन जो बड़े अखबारों में छपा था, लखनऊ और उन्नाव के, उसमें कुलदीप सेंगर का फोटो था। सजा मिलने के बाद, यानी एक बलात्कारी को सजा मिलने के बाद आप उसका फोटो सरकारी विज्ञापन में छपवाएंगे? वाह, वही भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है। मैं सक्सेना जी से जवाब ले लूंगा, उससे पहले ब्रजेश यादव जी आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि अगर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कैबिनेट मंत्री रखे हुए हो, ये बचाने का ब्रजेश यादव जी, ठीक है सर, ठीक है, वापस आ जाऊंगा आपके पास। ब्रजेश यादव जी, कांग्रेस जो भी आरोप लगा रही है या फिर विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है, उसमें विपक्ष भी अपनी राय दे रहा है कि ठोस कार्रवाई इस तरह होनी चाहिए, या फिर प्रदर्शन करके आप अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर रहे हैं कि हम तो इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। देखिए, सभी को पहले तो नमस्कार। मेरा एक सवाल है कि समस्या की जड़, जो समस्या की जड़ होती है उस पर ही बात करना चाहिए। मैं एक बात साफ स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये दिन लाई क्यों? आज अगर चढ़ावा चोरी हुआ तो हुआ कैसे? साफ इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कब देगी? हर साल अयोध्या में कौन जाता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं। और ट्रस्ट बनाया इन्होंने, कार्यकर्ता जब इन्होंने रखे, सारी चीजों को इन्होंने रखा, तो किस गुणवत्ता पर रखा, किस आधार पर रखा? युवाओं का पेपर लीक हो जाता है और युवा परीक्षा देता है तब नौकरी पाता है। नहीं, ब्रजेश यादव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इस हिसाब से फिर आपको बीजेपी का विरोध करना चाहिए। आप साधु संतों का जो दृश्य करके दिखा रहे हैं वो भी गलत है ना, फिर सीधे सीधे बीजेपी का विरोध करो। भाई चंदा चोरी क्यों हुआ? ट्रस्ट आपने बनाया, आपके लोग थे। प्रधानमंत्री पतंग में हनुमान जी को उड़ा रहे थे, वो भी गलत था। उस पर क्यों नहीं भावना आहत हुई? उस पर क्यों नहीं भावना आहत हुई? पूरे देश में जंगल कटवा दिए प्रधानमंत्री जी ने। बीजेपी सरकार ने सनातन धर्म उससे नहीं जुड़ा है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र 14 साल उसी जंगलों में बिता कर आए, आपने उसका विनाश करवा दिया। कितने पशु पक्षी, कितने लोगों का वो सनातन से नहीं जुड़ा है। हमारे पर्वत सनातन से नहीं जुड़े थे, जो पर्वतों को छेड़ा जा रहा था। अगर संजीवनी ना आता पर्वतों से तो लक्ष्मण ना जिंदा होते, और लक्ष्मण ना जिंदा होते तो अयोध्या कैसे आते राम जी, और ये पताका कैसे लहराते? भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जितना अंतर है एकदम साफ स्पष्ट है। उंगलियां पकड़कर राम को लेकर जा रहे थे मोदी जी, पूरा देश भूला नहीं है। ये कब से आस्था की बात करने लगी? ये तो ढोंगी लोग हैं। आपकी बात ठीक है। कर रह गई है बस। भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही खोट में है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो चंदा चोरी हो, चाहे चंदा लो धंधा लो में देख लीजिए आप, इनकी नीयत में ही खोट है। ये देश थोड़ी। अच्छा ठीक है। ब्रजेश यादव जी, आप ये बताइए, ये जो फिलहाल सियासत का ड्रामा चल रहा है, देश की जनता आखिर कब तक देखेगी? क्या वो नहीं चाहती कि मुद्दे का जो भी मुद्दा है वो बिल्कुल क्लियर हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो?
देखिए, दूध का दूध पानी का पानी तब होता है जब सत्ता पक्ष आके सदन पे जवाब देता है। सदन पे तो अभी इस युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसका जवाब मांगा जा रहा है गृह मंत्री जी से कि किसने आदेश दिया, उसका जवाब देने के लिए 9-2-11 है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी भी और गृह मंत्री जी। 9-2-11 दूर दूर तक जनता और युवा ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं कि कहाँ है, उनका बयान आ जाए तो। और चढ़ावा चोरी पर भी आज तक क्या हुआ आप बता दीजिए। मैं एक साफ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जिस स्थान पर आप एक लोहे की सिक्का, 1 रुपया या 1 लोहे का कंकड़ नहीं लेकर जा सकते थे, वहां से पैसा बाहर कैसे आता था आप बताएंगे? पैसा कैसे आता था? आपने भूमि पूजन किया, आपने ही ट्रस्ट बनाया, आपने ही झंडा वहां फहराया, सारी चीज आप कर रहे हैं, हर साल आप वहां जा रहे हैं और वहां चढ़ावा चोरी हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आप चुनाव आने वाला था, आप जानबूझकर बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं यही सवाल आपसे कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब है? मुझे बिल्कुल जवाब दे। ठीक है ब्रजेश, मैं यही सवाल आपसे कर रहा था कि आप खुद मान रहे हैं कि ट्रस्ट का निर्माण बीजेपी ने करवाया, ट्रस्ट के अंदर जो लोग थे वो भी बीजेपी के थे, तो खुलकर बीजेपी का विरोध करना चलो लगता है जायज है, लेकिन भगवा ड्रेस में इस तरह का विरोध करना और फिर दृश्य दिखाना कि वो साधु चंदा चोरी करके भाग रहा है, या तो आप सीधा सीधा साधु संतों पर अपमान करो या फिर बीजेपी को टारगेट करो सीधा। देखिए, उनका मकसद ये एकदम साफ तरीके से नहीं था। उनका मकसद सिर्फ एक ही था कि वो चढ़ावा चोरी का संदेश देना चाह रहे थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही है। और उन्होंने वो दृश्य जो ले आया वो मंदिर के हिसाब से उन्होंने एक प्रदर्शन दिखाना चाहा लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही है और ये चोरी हुआ है। उसका उनका कोई ऐसा मकसद ही नहीं था कि वो राम का अपमान करते और या भगवा का अपमान करते और ना ही किसी संत का अपमान करते। वो एक मैसेज देना था और समाज में सत्ताधारी से सवाल करना था उनका, और सत्ताधारी उनका जवाब देती। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी नौटंकीबाजी करके भाग रही है सदन से और जवाब भी नहीं देना चाह रही है और बार बार लगातार ये कह रही है कि ये ठीक है रोहित सक्सेना जी, वो कब तक करेंगे? रोहित सक्सेना जी, आप लोग भाग रहे हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, हालांकि कल जेपी नड्डा जी ने साफ कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। आपने तो पहले सप्ताह में देखा कौन भाग रहा था सदन से, कौन नहीं चर्चा करने दे रहा था। बार बार जो पीठाधीन अधिकारी थे वो कह रहे थे ना कि भाई आइए चर्चा करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सबका नंबर आएगा, सब अपनी अपनी बातें रखें। कौन भाग रहा है? और आप कह रहे हैं कि वो ये दिखाना चाहते थे। अरे आप ये सांसद की कपड़े में भी दिखा सकते थे, आप जो कपड़े रेगुलर पहन के आते हैं उसमें दिखा सकते थे। साधु के भेष में रुद्राक्ष की माला पहन करके भगवान प्रभु श्री राम रामलला की फोटो को उनके चरणों में रख करके और दयापाल के आप कह रहे नहीं ये उद्देश्य नहीं, ये उनका उद्देश्य नहीं था। बिल्कुल था, क्योंकि आप उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने सनातन को बीमारियां बोली, जो और आप तो उस पार्टी से ब्रजेश भाई जिसके राजकुमार कहते हैं कि लड़के मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आप तो उस पार्टी से हैं, सनातन को टारगेट किया ना हमेशा। देखिए फिर मैं कह रहा हूं इसमें बिल्कुल भी मैं राजनीति के विषय की बात नहीं कर रहा हूं। जो हुआ गलत हुआ, अपराध हुआ पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल क्षम्य नहीं है। आ रहा हूं, यश भारती जी सामने आएगी, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन आप धर्म को, साधुओं को इस तरह से अपमानित करेंगे, ये विषय नहीं सही है। मैंने कहा आपको यही करना था, आप यही करते। मैं मना नहीं कर रहा, ठीक यही करते। आप अपनी जो पोशाक पहन के आते उसमें भी कर सकते थे। क्यों ये आडंबर करने क्या जरूरत थी? अच्छा नाम पप्पू है तो हरकत भी पप्पू वाली होगी, लेकिन तो होगी। हाँ, लेकिन सर इसमें तो कोई वो दो रहा नहीं। लेकिन सर जब विपक्ष के दबाव में या फिर ये कह लीजिए जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों के दबाव में शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, तो फिर गृह मंत्री आखिर क्यों बात नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते आकर किसी भी मुद्दे को क्लियर करने के लिए जो विपक्ष चाहता है? देखिए जब सदन चालू होता है पुष्पेंद्र जी, तो उसमें बाकायदा दिन और उसके नोटिफिकेशन होते हैं कि इन दिनों में ये चर्चा होगी, और इस चर्चा का जो नोटिफिकेशन उसको बदला भी जा सकता है। उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बात करते हैं कि भाई हम इस मुद्दे पे ना करके ये बात करेंगे, ये प्रक्रिया है। लेकिन आप सदन लगा है उस पर कह दे नहीं अचानक से आ जाइए इस पे बात करनी, ऐसा नहीं होता। संबंधित मंत्री जो होता है
उसके मंत्रालय को विपक्ष के या उससे संबंधित सवाल पहले सदन में लगाए जाते हैं, वो उन पर चर्चा करने के लिए उनके जवाबों के साथ हाजिर होता है। अगर आलोक भाई मैं गलत कह रहा हूं तो आप इसका खंडन कर सकते हैं। अगर कोई विषयांतर आपको बात करनी तो लोकसभा अध्यक्ष के पास आप जाते हैं, बोलते हैं इस क्रम को हम जो है बदलेंगे या इसको हम बीच में लाना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा ओम बिरला जी ने ये बात कही थी, ठीक है आपने विषय दिया है और हम इस पे सत्ता पक्ष से बात करते हैं, क्या क्रम तय होगा वो तय करके आपको बताते हैं। सबने क्या कहने लगे ये लोग कि लोकसभा अध्यक्ष कहना सरकार से बात करेंगे, किस पे बात करनी है। अरे ये प्रक्रिया नहीं होती। प्रक्रिया ये होती है कि विपक्ष की बात सुनने के बाद या सत्ता पक्ष की बात सुनने के बाद लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष से या तो बात करता है या सत्ता पक्ष से बात करता है, भाई ये विषय आया है, इसको कब कैसे क्या उठाना है, आपके मंत्री कब उपस्थित होंगे। आप क्रम तय नहीं करेंगे, ठीक है, कोई नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। लोकसभा अध्यक्ष को सर्वाधिकार होता है क्रम तय करने का। ठीक है, यश भारती जी कुछ कहना चाहते थे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, चलिए हम सब इनकी बात हम मान लेते हैं। पप्पू यादव जी से अपमान हो गया, गलती हो गई, सारी चीजें हो गई। अब मूल विषय पे आ जाइए, चढ़ावा चोरी पे। उस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो विरोध प्रदर्शन का जो मुख्य कारण है उस पे बात नहीं कर रहे। दाएं हाथ और बाएं हाथ पे बात कर रहे हैं। जब बात हुई उस पे बात करने पे भाग रहे हैं। दोषियों को सजा देंगे, एसआईटी बनाएंगे, एसआईटी के प्रमुख ऐसे को बनाएंगे जिसपे 420 का मुकदमा हो, जो खुद जालसाजी में फंसा हुआ हो। चंपत राय को हटा करके बजरंग लाल को लाएंगे जिसपे खुद 420 का मुकदमा हो, सीबीआई ने उसको दोषी माना हो, नौकरी से 10 महीने पहले उसको टर्मिनेट कर दिया हो, बर्खास्त कर दिया, उस लायक नहीं समझा गया कि नौकरी लायक है। ऐसे लोग विश्व हिंदू परिषद में नेता है और वो विश्व हिंदू, जब ये हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है? तब हिंदू अपमानित नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण देश की रक्षा सौदे में दलाली करता हुआ पकड़ा जाता है, कोर्ट से सजा पाता है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी दलाल हो गई, देश की दलाली करने वाली हो गई। उनको दलाल ना कहे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इन्हीं का था, राष्ट्रीय कार्यालय तो इन्हीं का था, सीधे संपर्क में इन्हीं था। और उनको बचाने के लिए भी जब वो पैसा हुआ तो ये बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के कि इस पैसे को भी चढ़ावा दिखाया जाए, डोनेशन दिखाया जाए। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। हर तरीके के डोनेशन को लूटना चाहते हैं। इन्होंने प्रभु राम के डोनेशन तक को लूट लिया। ना इनके लिए प्रभु राम है ना नेशन है, केवल डोनेशन। ठीक है, ठीक है। और वो हर स्तर पे लेना चाहते हैं और कहीं कोई बात नहीं है। ठीक है रोहित सर। प्रधानमंत्री केयर फंड का कोई अता पता नहीं, ना जानकारी देंगे। अरे राजीव गांधी फाउंडेशन के फंड का पता है आपको कि वो भी नहीं पता है? वो तो पता होगा ना, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी ट्रस्टी थे, प्रियंका गांधी ट्रस्टी थी, उस पर प्रश्न नहीं करिएगा। और वोट फॉर नोट का मामला आया था ना, और जिस पत्रकार पर यह आरोप था कि उसने स्टिंग ऑपरेशन को छुपाया है, उसी को उठा करके आपने राष्ट्रीय सम्मान दे दिया। तो आप उन्हीं के साथ खड़े, आप घोटालों की बात कर रहे हैं। बंगारू लक्ष्मण जिंदाबाद। एक मिनट रुकिए, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए। कोयला ब्लॉक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जयकार कर लो। बंगारू रुक जाइए भाई, यश भारती। ठीक है यश भारती, नहीं ये सब आरोप तो अच्छे लग रहे हैं। अपने आरोप ये से सब क्या भागने के है? लिए ये नहीं अपने आरोप से बचने के लिए दूसरे को आप अगर आरोप केवल बता एक दो। आरोप लगा करके चले जाएं तो 10 आरोप आप पर है, उसका भी स्पष्टीकरण देंगे आप। गायत्री प्रसाद प्रजापति को बचाने के लिए भाई साहब एरी चोटी का जोर लगा दिया था आपने, जिसमें बलात्कार का आरोप था। अखिलेश यादव और नेताजी में ठन गई थी इस बात को लेकर के, और बाकायदा बलात्कार रुकिए भाई, अरे रुकिए ना, रुकिए रुकिए ना, एक एक करके नेताजी को टीवी पे ठीक है यश भारती जी सुनिए। जो अपने पिता का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? इस पर कोई वक्तव्य है आपका? जो तो नाटक सबने देखा था, जो सबने देखा, परिवार का नहीं तो नेताजी ने तो आके सार्वजनिक रूप से कहा जो अपने परिवार आपकी हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है आप नेताजी के साथ खड़े हो जाए। ठीक है आपकी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नेताजी के साथ खड़े हो ठीक जाए। है ठीक है सर, एक एक
करके स्थिति नहीं है आपकी, क्या ठीक है करते हैं आप? मजबूरी में ठीक है ठीक है आलोक जी, क्या आप नेताजी के साथ मुद्दे में खड़े हो जाए, जिन्होंने कहा कि भाई साहब जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? चलिए ठीक है मैं आऊंगा आपके पास वापस। आलोक गुप्ता जी, क्या ऐसे प्रदर्शन किसी मुद्दे को मजबूत करते हैं या फिर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं की जा रही। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के लिए जो व्यवस्था दे रहा है कि वो मुद्दे से ना भटके, इसी मुद्दे पर ही सारी चीजें सेंट्रलाइज हैं। इसलिए विभिन्न रूपों में विभिन्न तरीकों से विपक्ष ना तो जैन के मुद्दे को पीछे छोड़ रहा है, हालांकि, और ना ही जो है वो अध्यक्ष के चंदे के मामले को पीछे छोड़ रहा है। हालांकि जैन का जो मामला था उसमें विपक्षी दलों ने, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उन्होंने बीच में उसमें एंट्री ले ली और इस मौके का उन्होंने फायदा उठाने का प्रयास किया, क्योंकि ये एजेंडा उनका नहीं था। लेकिन जहां तक बात पार्लियामेंट की हो रही, जिस तरीके से डॉक्टर रोहित सक्सेना बता रहे हो, मैंने भी पिछले 30 सालों से लगातार विधानसभा की कवरेज को कवर किया है, लखनऊ में पार्लियामेंट की कवरेज भी देखी है। अमूमन विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा करता रहता है और सरकारों को जो अपना काम करना होता, जो विधेयक होते हैं उनको पारित करा लेते हैं और सरकार अपना काम इसी तरीके से करती आई है। कम से कम पिछले 3 दशक की मैं बात आपसे कर सकता हूं, चाहे पार्लियामेंट की हो बात हो चाहे विधानसभा की हो। और जब सरकार को किसी मुद्दे पर जवाब देना होगा तो जो शेड्यूल होगा उस शेड्यूल में आकर सत्ता पक्ष के जो मंत्री होते हैं या नेता सदन होता है वो जवाब देता है। विपक्ष पहले दिन से ही चीज की मांग करता है कि इस मुद्दे पर सुनवाई हो जानी चाहिए, लेकिन सरकार के सामने भी तमाम सारी दूसरी और चीजें रहती हैं, दूसरी प्राथमिकताएं रहती हैं। उन अपने सरकारी कामकाज के काम को सरकारें निपटाती है और विपक्ष बिल्कुल सर। और क्या ऐसा नहीं लगता कि जब शुरू में सरकार की तरफ से नेता सदन या संसदीय कार्य मंत्री वो अपना वक्तव्य देते हैं और इसी के साथ जनगणमन जैसी चीजें अमूमन होती हैं, सदन के आखिरी के समय में ही सत्ता पक्ष की तरफ से नेता आते हैं या उनका कोई विशेष कार्यक्रम हो, विशेष विधेयक हो जिस पर उन्हें जवाब देना हो, वोटिंग हो रही हो किसी विधेयक पर, तब अब ये प्रथा बन गई है पिछले कई सालों से लोकसभा में और विधानसभा। ठीक है ब्रजेश यादव जी, क्योंकि शुरुआत में जब सत्र की शुरुआत हुई तो आपने कहा कि पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद हम चर्चा करने को तैयार हैं, उसके बाद चर्चा की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, अब आप कहते हैं कि गृह मंत्री जवाब दें, तस्वीर बिल्कुल साफ करें, आखिर मुद्दा क्या है, तब हम चर्चा करेंगे। तो आखिर ऐसे कब तक? आपकी एक मांग और बढ़ जाएगी फिर उसके बाद अगर गृह मंत्री भी आकर बयान दे देंगे? देखिए, मांग बढ़ती नहीं है, समय की स्थितियों और परिस्थितियों के हिसाब से ही विपक्ष सवाल करता है और सवाल जायज है। जिनके ऊपर पैलेट गन चलाया गया, जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई, जिनके ऊपर आंसू गैस चलाए गए, इस देश में लोकतंत्र, ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि किसने ऑर्डर दिया था और जिसने ऑर्डर दिया था उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। अब वो चाहे अमित शाह जी हो चाहे कोई और हो, उनके ऊपर एफआईआर भी होनी चाहिए और वो इस्तीफा भी देंगे। तो अमित शाह जी डरे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी भी डरे हुए हैं इस चीज पर कि हमको जवाब ना देना पड़े। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने क्या कहा था, राजीव गांधी का वो पीएम केयर फंड पर उन्होंने ये सवाल किया कि कांग्रेस के राजीव गांधी जी का फंड था, बना हुआ था। तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस ने राजीव गांधी जी का फंड बनाया था तो क्या ये पीएम केयर फंड बना के ये भी जनता से लूट लेंगे? इसलिए इनको सत्ता में जनता ने लाया है, हमको तो नकार दिया जनता ने, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं आपने चोरी करने के लिए लाया। मुझे जवाब देना है। ठीक है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं आप कि आपने लूटा है जनता को? मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूं। अरे आपने कहा ना, आप भी यानी आपने लूटा है ना, आपने लूटा है ना। अरे उन पर सीधे सीधे एफसीआर कैंसिल हुआ, चाइना से डोनेशन लेने और जाकिर नायक को डोनेशन देने, ये सीधे सीधे उसके दस्तावेजी प्रमाण है। अरे भाई साहब, आपने तो सीधे सीधे अभी कहा भी का मतलब आपने लूटा है, बात को स्वीकार कर लिया। अगर स्वीकार कर लिया ना, मैंने तो कहा ठीक है ब्रजेश जी सुनिए आप। मैं तो वही कह रहा हूँ। ठीक है ब्रजेश जी सुनिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अरे मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आलोक भाई मेरा खंडन कर दें। आलोक भाई मुझे बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से डोनेशन लेने, अरे रुको भाई रुको, अभी सब्र रख लो भाई, थोड़ा सब्र रख लो। बोला फंस गए, तुमने बोला भाई, मैंने सुना ना, मैंने अनुमति मांग के बोला,
आप मेरा खंडन सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर लो ना। तो मैंने अनुमति मांग के बोला है। तो अब मुझे बताइए आलोक भाई, क्या राजीव गांधी फाउंडेशन पे चाइना से डोनेशन लेने और जाकिर नायक को डोनेशन देने का आरोप नहीं था एफसीआरए, क्यों इनका कैंसिल हुआ? वित्तीय नियमितताओं का वजह कैंसिल हुआ ना? और इन्होंने सीधे सीधे चाइना पे स्वीकारा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए केवल राजीव गांधी फाउंडेशन की बात नहीं है, नेशनल हेराल्ड से लेके नवजीवन तक के तमाम सारे मामले रहे हैं। अरे ये किसी चीज में भैया भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने किसी चीज में छोड़ा नहीं है विपक्ष को। अगर ये जिस तरीके से लोग हैं, अरे आप टेंशन ना लीजिए, हम आपको इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आप टेंशन ना लीजिए, आप एकदम सही कह रहे हैं। हम नहीं छोड़ेंगे आपको इस लायक, आप टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लीजिए, हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलोक जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। आलोक जी की बात पूरी लगाने वाला ये बात कह रहा है। वाह भाई साहब, गजब आदमी हो ब्रजेश भाई। स्वीकार करिए आप कोर्ट के आदेश का खंडन कर इमरजेंसी लगाने वाला चंदे लिए इस तरह की बातें कर रहा है। चंदा लिया कि नहीं आपने, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। गजब आदमी है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे कई इमरजेंसी कोर्ट के आदेश के बाद इमरजेंसी लगा के सत्ता में बैठने वाला ये बात कर रहा है। कितने से करेंगे भाई? आपने भी तो इमरजेंसी कहाँ करेंगे? ऊपर आपने क्या, अगर इमरजेंसी किया होता आप यहाँ नहीं बैठे होते, आप यहाँ नहीं बैठे होते, जेल में होते। इमरजेंसी होता जेल में होते, यहाँ ना होते। इमरजेंसी में जेल में ठोस दिया था, वहीं डाले होते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके, एक एक करके। इमरजेंसी में क्या किया है सुनिए। ठीक है, मजेदार बात, मजेदार बात सुनिए। कांग्रेस ने मैं आ रहा हूँ, यश भारती जी आपके पास आऊंगा। आप देखिए क्या गजब बात है। पूरे देश के इतिहास में खुद को प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न देने वाला इन्हीं की पार्टी से है। कोर्ट के आदेश को हटा करके सत्ता में बैठने वाला इन्हीं की पार्टी से है। और ये कह रहा है इमरजेंसी लग रही। इमरजेंसी होती तो पुष्पेंद्र भाई, आलोक भाई बताइए, यहाँ बैठे होते तो बताइए। लोग लैया चना लेके मिलने जा रहे होते यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रोहित जी, ठीक है। यश भारती जी, यश भारती जी कुछ कहना चाहते हैं? अगर इमरजेंसी लगी होती तो इतनी बातें यहाँ कर रहे होते, जेल में ठुसे होते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यश भारती जी बोलिए भाई, क्या बात कर रहे हैं आपने इमरजेंसी की बात की। भी पिछले महीने ही मुख्यमंत्री योगी मैनपुरी में थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने मैनपुरी में कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास के साथ ही यह भी कहा और मुलायम सिंह यादव की तारीफ की। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुलायम सिंह यादव को इमरजेंसी में जेल भेजा था, उन्हीं लोगों के साथ में समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन चल रहा है, इस पर उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे मैनपुरी में 15 से 20 दिन पहले ही। ठीक है, यश भारती जी। ये कह रहे हैं इमरजेंसी चल रही, बताइए गलत बात। यश भारती जी बोलिए। पुष्पेंद्र जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इमरजेंसी की बात चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, तो और बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे। आपको जानकारी ये होगी कि देश में इमरजेंसी लागू हो गई, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया था। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री थे विद्याचरण शुक्ल, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो इमरजेंसी के खलनायक नहीं होंगे। इमरजेंसी के जो प्रमुख खलनायक माने जाते हैं संजय गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे। और संजय गांधी जी की पत्नी और पुत्र किस पार्टी में, ये मुझे बताने की जरूरत है। क्या मंत्री तक बनाया जाता है उनको? अपर्णा यादव किस पार्टी में है? अपर्णा यादव इस घर की बहू किस पार्टी में है भाई साहब? इस पार्टी में है, इसका भी जवाब दे दीजिए। तो घटिया पार्टी में है तो उसका क्या जवाब देना है? तो मतलब वो समझ गई ना, आप घटिया इसलिए नहीं आपके साथ, इसीलिए आपके साथ नहीं है ना। आपकी बहू इसीलिए छोड़ के चली गई ना आपको। भाई अगर आपको अगर ये बीच में छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, कुत्ता और बिल्ली बनने का शौक होते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुद को संबोधित करिए, हमें एक एक करके पूरा मौका दे रहा हूँ, पूरा मौका दे रहा हूँ। यश भारती जी, आप अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं रोज जी की बात। आप नहीं कर सकते, आप अपने कर्मों तक सीमित रहेंगे तो ज्यादा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपने कुकर्म दिखाने के लिए, छुपाने के लिए, आरोप प्रत्यारोप बीच में बोलने का काम करेंगे। मैं तो आपने आरोप लगाया, मैंने तो आपको सीधे बोला। आपने एक चीज बोल दी, आपने एक चीज बोली तो मैं उसको जवाब तो दूंगा ना, केवल मैं प्रवचन सुनने तो नहीं आया ना मेरे भैया। ठीक है, आपने अगर किसी के पारिवारिक लोगों को शामिल होने की बात कही, ठीक है, ठीक है, ठीक है रोहित सर। यश भारती जी बोलिए आप। अब भाई यहां तक बात पहुंच गई है कि अगर हम डिबेट में अपनी बात कहते हैं तो वो प्रवचन है, तो हमारी बातों को कहीं सनातन से जोड़ के अपमान तो नहीं मान लेंगे कि हम प्रवचन दे रहे हैं। क्योंकि ये तो हर बात को इसी से जोड़ेंगे, सनातन से जोड़ेंगे और सनातन के अपमान से जोड़ेंगे।
हिंदू धर्म से जोड़ेंगे, देवी देवताओं से जोड़ेंगे। अरे जब विपक्ष संसद के बाहर प्रदर्शन करने में नहीं डर रहा तो आप डिबेट में बोलने से क्यों डर रहे हैं? आप बोलिए। प्रवचन तो हम नहीं दे पाएंगे। ये सब तो धीरेन्द्र शास्त्री जो मोदी जी के छोटे भाई हैं वही जाने। और जो बात इन्होंने आरोप लगाया था वो कह रहे कि पंडालों में लड़का लड़की सब छेड़ाछाड़ी करने पहुंच जाते हैं लड़के, ठीक से रहा करें। अपने शिष्यों को बता रहे धीरेन्द्र शास्त्री, तो थोड़ा सा उनको भी सुन ले भाई, जिनको नरेंद्र मोदी जी अपना छोटा भाई कहते हैं। खैर मूल विषय जो है, मूल विषय पे ही रहूंगा। इमरजेंसी की जो बात चल रही थी, इमरजेंसी के तीसरे बड़े खलनायक जगमोहन जी, जिन्होंने दिल्ली में गरीबों की बस्ती उजाड़ी, जो उस समय बड़े अधिकारी के रूप में दिल्ली में काम करते थे, संजय गांधी जी के काफी करीबी थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समर्थित सरकार में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाने का काम किया। उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हिंदुओं का पलायन हुआ जम्मू कश्मीर में। उसके बाद राज्यसभा से सांसद भेजने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो जितने भी खलनायक रहे या खलनायकों के बहुत अति करीबी रहे, वो सब भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अपना गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमारे यहाँ कौन कौन है। अभी भी उनकी खुद की कोई पहचान नहीं। बिल्कुल यश भारती जी, और अगर इतने खलनायक भारतीय जनता पार्टी में है तो फिर क्या वजह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ जाती है, सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी? तो आप उन्हें उपाध्यक्ष बना दो, आप दरी और चटाई बिछाते रह जाओगे, सब सफाई। ठीक है, क्योंकि समय भी कम है, एक एक कमेंट सभी से ले लूंगा। ब्रजेश यादव जी पहले आप, रोहित सक्सेना जी फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। देखिए, मेरा सीधा सीधा एक ही सवाल है कि इस समय जो सदन में मुद्दे गूंज रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को आके जवाब देना चाहिए कि लाठीचार्ज किसने आदेश दिया और कौन लोग थे जो लाठी चला रहे थे। और दूसरी चीज, चढ़ावा चोरी हुई है, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने देश के हिंदुओं, सनातन धर्म, जो लोगों का आस्था था, उसके साथ विश्वासघात हुआ है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उसमें सम्मिलित रही है। क्यों? क्योंकि उस पर उनको भी जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। और रही बात किसी भगवान की अपमान की, तो मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता जी से एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अब हिंदू धर्म का अपमान करना बंद कर दें, क्योंकि देश पूरी तरीके से ये समझ चुका है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कभी तो वो झंडा लेकर हनुमान जी को नचवा देंगे भारतीय जनता पार्टी का, कभी वो पतंग में उड़ा देंगे, तो तमाम ऐसा कृत्य करते हैं जिससे पूरे देश के हिंदुओं की आस्था पर भावना को ठेस पहुंचता है और इसमें हिंदू समाज को भी ठेस पहुंचता है। पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन हिंदू संत समाज भी भारतीय जनता पार्टी से अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा है। एक मजबूरी में अगर कोई एक आध दो बोल दिया तो बोल दिया, बाकी भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है, क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म को कमजोर किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, लोगों के ब्रजेश जी। ठीक है ब्रजेश जी, आपने शुरू में एक बात कही कि छात्रों पर लाठीचार्ज किसने किया, इस पर गृह मंत्री जवाब दे। पुलिस वालों पर जो हमला हुआ उसका जवाब नहीं चाहिए आपको? देखिए, मैंने आपके डिबेट में कहा था, चिंगारी को आग बनाओगे तो जल जाओगे। पेपर लीक जड़ है, एक बार का पेपर लीक का समस्या नहीं है, बार बार का समस्या है। और युवा बंदर बराबर होते हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बच्चे और बंदरों में अंतर नहीं होता है। तो जड़ आपने पैदा किया पेपर लीक न रोक पाने का। लगातार पेपर लीक हो रहा था। आज मैं युवाओं को दोषी कैसे ठहरा दूं और मैं कैसे कह दूं पुलिस वालों को, उसमें तो तमाम सादे वर्दी में थे, तमाम नेम प्लेट गायब थी, तो मैं कैसे कह दूं, किस पुलिस वाले को कह दूं कि उसको छात्रों ने मारा पीटा? मैं नहीं कहने वाला। मैं बस इतना जानता हूं कि देश के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, इसकी जवाबदेही सरकार को। मैं तो खुद भी नहीं कह रहा कि छात्रों ने मार पिटाई की है। मैं तो बोल रहा हूं कि आप क्या गृह मंत्री जी से इस बात पर सफाई नहीं मांगे कि जो पुलिस वाले हैं उनके साथ भी तो मारपीट हुई है, उस पर भी सफाई चाहिए, मात्र छात्री क्यों? ठीक है रोहित सक्सेना जी। मारपीट होती है, मारपीट कब होती है? पुलिस वालों को वहां छात्र आंदोलन में गए थे तो क्या पुलिस वालों पर तुरंत अटैक कर दिए थे? ठीक है। क्या पुलिस वालों पर तुरंत हमला कर दिया? नहीं किया ना। बिना किसी कारण से कोई कैसे हमला कर देगा? आप उनको मारोगे तो छात्र उग्र होंगे। तो तमाम ऐसी बातें आएंगी, मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता हूं। इसलिए नहीं देना चाहता हूं क्योंकि समस्याओं की जड़ पर ही मेरे को बात करना आता है। मैं ऊपर की बातों पर विश्वास नहीं रखता। नहीं, सही बात है। ठीक है रोहित सक्सेना जी, आप बोलिए। देखिए, आपने भी, पुष्पेंद्र भाई, आलोक भाई, हम सब ने विजुअल्स देखे हैं कि पुलिस का एक जवान जब बीच में आया, सेना का, आरएएफ का, किस तरह से छात्र पीटने लग गए उसको। और आपने कहा ना कि अगर चिंगारी लगाओगे तो आग लगेगी, तो ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है।
अगर आप सिपाही को पीटेंगे तो वहां प्रशासन के लोग खड़े हैं, वो जवाब भी देंगे। और आप कह रहे हैं मैं कैसे कह दूं कि वो सिपाही थे? क्या थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएसपी की वाइफ, इंस्पेक्टर की पुत्री, सब इंस्पेक्टर की पुत्री, तीनों ने आकर के अपने आप को बताया कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक तरफ से आईना मत देखिए, एक तरफ से आईना मत देखिए। जिन लोगों ने भी गलत काम किया है, मैं आईना देख रहा हूँ। अगर सवाल कर दूं आपसे भाई साहब, अगर मैं ये कह दूं कि पेपर लीक में आपका हाथ है तो आप क्या आईना दिखाएंगे? आप क्या आईना दिखाएंगे? युवा मजबूर होकर सड़कों पर आया ना, एक मिनट, इसका भी जवाब ले लीजिए, इसका भी जवाब ले लीजिए, इसका भी जवाब ले लीजिए। के कारण चलिए ना, रुक जाइए, ठीक है बच्चे। 20 दिन से एक आदमी टीपीएमसी में मैनेजमेंट कोटे में लाखों और करोड़ों में सीटें बेच। अरे रुक जाइए, आपने बोल लिया ब्रजेश जी, समय कम है, आपने अपनी बारी में बोल लिया, मेरी बारी है, मुझे बोलने, क्लोजिंग स्टेटमेंट दे लिए। टीपीएमसी के समय हम सब ने देखा मैनेजमेंट कोटे के नाम पर एमबीबीएस के लिए 50 लाख रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 करोड़ रुपए तक का कैपिटेशन लिया जाता था, डोनेशन लिया जाता था। नीट के आने के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई कि आखिरी एडमिशन तक काउंसलिंग से होगा। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं, इसमें कोई मैं लाग लपेट नहीं करता कि पेपर लीक हुए और उस पर कार्रवाई हो रही है, कानूनों को और सख्त किया गया, लेकिन विपक्ष को हर चीज में राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। आप ये भी कह सकते थे कि नहीं, आप नीट लेके आए, आखिरी बच्चे को उसका अधिकार मिल रहा है, उसकी रैंकिंग के हिसाब से उसको सीट मिल रही है, कैपिटेशन नाम का, घूस नाम की चीजें खत्म हो गई, चलिए इसको और पुख्ता करते हैं। लेकिन ये थोड़े कहेंगे आपको राजनीति करनी है, क्योंकि अधिकांश कॉलेजेस आप देखिए ना किनके, वही लोग लेते थे, करोड़ों रुपए कमाते थे हर साल। गलत कह रहा हूं तो आप में से टोकिए कोई। ठीक है पत्रकार बैठे, आलोक भाई भी मेरे साथ काम कर चुके हैं। ठीक है आलोक, तो प्राइवेट कॉलेजों में फीस भी करोड़ों रुपए की है। ठीक है आलोक जी, लास्ट कमेंट। इस पे मैं फिर कह रहा हूं, इस पे जरूर होना चाहिए, ये फिर मैं कह रहा हूं, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, गरीब आदमी भी शिक्षा पा सके। इस पे मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं। ठीक है, यस भारती जी, बीजेपी शिक्षा सस्ती करना चाहती है कि शिक्षा को बंद? देखिए, ये रोहित सक्सेना जी ये बात कह रहे थे कि करोड़ों रुपए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पे दान हुए। मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ, जो प्रवेश परीक्षा एजेंसी थी व्यापम, उसका 3 बार नाम बदल दिया, लेकिन घोटाले और भ्रष्टाचार बंद नहीं होता। और लगभग 2500 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। सजा किसी को नहीं दिलाई। कड़ा कानून क्या, छोटा कानून से सजा दिला दीजिए, कैसे बच पाएगा? कागज पुख्ता क्यों नहीं है, गवाही क्यों नहीं हो पा रही? ये समस्या आपकी पैदा, क्योंकि आपको बचाना है। कानून कड़ा होगा, लेकिन रास्ते उसमें आपको खोजने, अपने बचाने वाले लोगों के लिए, जैसे आप चढ़ावा चोरों को बचा रहे हो। दूसरा बड़ा सवाल यह है, जिस तरह की ये बात कहते हैं सिर्फ बचाने के रास्ते, कहते तो देते नहीं, चढ़ावा चोरी नहीं होना था, पेपर लीक नहीं होना था, ये नहीं होना था, महंगी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, तो कम कौन करेगा? एमबीबीएस की फीस कितनी है सरकारी कॉलेज के अलावा? जब प्राइवेट कॉलेज में किसी में फीस लीजिए, कितनी फीस है? कौन मान्यता दे रहा है? ये खुली छूट कौन दे रहा है? प्राइवेट स्कूलों में जो महंगी डोनेशन देने का खुली छूट कौन दे रहा है? इस पर नियंत्रण किसको रखना है? क्या विपक्ष को रखना है? आप सहमति भी रख रहे हो और कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। ये दौरे बिल्कुल ठीक बात। सबसे बड़ी और दूसरा यश भारती जी, कि चुनी हुई सरकार है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। दूसरा सवाल ये भी है, क्योंकि छात्रों का आंदोलन था और जितने भी राजनीतिक दल हैं छात्रों के पीछे हैं, छात्रों से आगे नहीं है कि छात्र आपके पीछे चलेंगे। और जब छात्र ही मान गए तो आप क्यों नहीं मान जाते? आप भी चर्चा को आगे बढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया पुष्पेंद्र जी आपने। मैं ये जानना चाहता हूं, अभी उन्हीं छात्र आंदोलन को अगुवा करने वाले सीजीपी पार्टी के अध्यक्ष के आरोप लगा रहे हैं कि 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोन आ रहा है, या तो भाजपा में शामिल हो जाओ, नहीं बर्बाद कर देंगे। ये आरोप हमारे तो नहीं है। तो ये छात्र आंदोलन के करने वालों को पहले बदनाम करने लगे, फिर आंदोलन को बदनाम करने लगे, फिर छात्र नहीं है, उपद्रवी हैं, ठीक है, अपराधी हैं, ये बदनाम करने लगे। चलिए ठीक है, गिरने लगे तो समय बहुत कम है। रोहित सक्सेना जी आपका भी, आलोक जी आपका भी, यश भारती जी आपका भी, ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन संसद में जो आज दृश्य देखने को मिला, और साफ तौर पर
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जो दृश्य करके दिखाया, तो एक तरफ साधु संतों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। सरकार बोल रही है कि विपक्ष खुद चर्चा करना नहीं चाहता और विपक्ष भी अपनी मांगों पर अड़ा है कि गृह मंत्री जवाब दें। अब संसद में आगे क्या कुछ रणनीति बनाकर सरकार उतरेगी या फिर विपक्ष उतरेगा, कैसी चर्चा होगी और कब तक होगी, देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।